हेलो गाइस, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने फेमस साइंटिस्ट जॉन डाल्टन और उनके पोस्टुलेट्स के बारे में जाना था। तो चलिए आज हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन साहब के पोस्टुलेट्स और उनके लिमिटेशंस के बारे में। जैसा कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल है और उसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम से छोटा पार्टिकल इस पूरे दुनिया में है ही नहीं, ये जॉन डाल्टन साहब कहते थे। दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वो एटम है और एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे लेट 19th सेंचुरी आया, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमें ये पता लगा कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट करता है, और जिसे अगर हम एटम से कंपेयर करें तो वो एटम के मुकाबले कई गुना ज़्यादा छोटा है, और उन पार्टिकल्स को कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो ये कॉन्सेप्ट था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, ये कॉन्सेप्ट टूट गया। फिर लेट 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा पार्टिकल साइंटिस्ट ने खोज निकाला जो कि एटम से भी बहुत छोटा था, जिसका मास लगभग नेग्लिजिबल था और ये नेगेटिव चार्ज भी कैरी करता था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एटम की थ्योरी कि एटम्स आर इंडिविजिबल है, ये पूरी तरह से खारिज हो गया और नकारा साबित हो गया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था हमारे फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन सर ने। तो चलिए आगे जानते हैं इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में और जे थॉमसन के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, और ये फिगर एक कैथोड ट्यूब है, ठीक है। और इसमें दोनों एंड में एक मेटल प्लेट लगा हुआ है। जो पॉजिटिव साइड, जो राइट साइड में जो प्लेट लगा हुआ है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, और जो एक लेफ्ट साइड में एक प्लेट लगा हुआ है, मेटल प्लेट, जो कि नेगेटिव है, उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। और एक हाई वोल्टेज बैटरी जनरेटर लगा हुआ है जिससे कि हम लोग उसमें हाई वोल्टेज बैटरी देंगे, और एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जिससे कि हम लोग सारा एयर उससे निकाल लेंगे। अब देखिए, जैसे ही हाई वोल्टेज उसमें इलेक्ट्रिक टर्मिनल दिया जाता है तो एक ग्लोइंग ग्रीनिश रे निकलता है जो कि कैथोड से निकल करके एनोड में जा रहा है, ठीक है। एक ग्लोइंग रे निकलता है जैसे ही हाई वोल्टेज हम लोग चार्ज देते हैं, तो एक कैथोड से एक ग्रीनिश ग्लोइंग लाइट जा रहा था जो कि एनोड की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो फिर हम लोग फर्दर एक्सपेरिमेंट को और एक्सटेंसिव लेवल पे किए और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, तो देखा गया कि जो कैथोड रे था वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी कि वो जो रे था वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा था, इसीलिए वो पॉजिटिव रे मतलब पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज कर दी थी जिसको कि इलेक्ट्रॉन कहा गया बाद में। उन्होंने उस समय इलेक्ट्रॉन उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन हाँ, एक नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, ये सब्सटेंस को उन्होंने खोजा था जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल वेट का था, ठीक है। अगर हम लोग एटम से उसे कंपेयर करें तो एटम के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और बहुत ही नेग्लिजिबल वेट का वो था, और वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा था। जैसा कि आप लोगों ने अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जो ग्लोइंग लाइट था, जो कैथोड रे था, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इसी से हमें पता चलता है कि वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो डाल्टन साहब का एक थ्योरी था, जिस थ्योरी को उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी कि एटम जो है वो और छोटा नहीं हो सकता है, वो सबसे छोटा पार्ट है, मतलब सबसे फंडामेंटल जो पार्ट है वो एटम ही है। तो ये जो थ्योरी था वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, झूठा साबित हो जाता है। तो इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन का बहुत ही नाम हुआ, और इसके बाद उन्होंने और भी दो तीन थ्योरीज दिए जो कि आगे जानते हैं। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन को ये तो समझ में आ गया था कि एक पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है और एटम का ही पार्ट है, और जो कि एटम से भी छोटा है, और लेकिन एटम्स का ही पार्ट है जो कि नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है, जिसे कि हम लोग बाद में जाने वो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक एटम में जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो स्टेबल कैसे रह पा रहा है, एक एटम स्टेबल कैसे रह पा रहा है। उसके स्टेबल रहने का तभी एक कोई कारण होगा, जब तक उसके अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तब तक वो स्टेबल नहीं रह सकता है। तो वो तो ये समझ गए थे कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा एटम के अंदर, जिसके वजह से एक एटम स्टेबल रह पाता है। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसे कि हम लोग प्लम पडिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए आगे जाके समझते हैं कि उस थ्योरी को क्या क्या कहा है जे थॉमसन ने। प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने मॉडल में बताया था
कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये एक वाटरमेलन है, इसमें बीच बीच में इसके सीड्स गड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो ये काले काले जो सीड्स है, जो इतने सारे सीड्स है, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो एक ब्लैक ब्लैक जो सीड्स है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिवली चार्ज है, पार्टिकल है। वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे थे हमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्लैक वाले जो पार्ट है वाटरमेलन का, जो बीज है सीड्स है, वो इलेक्ट्रॉन है, और जो ये रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन में जो रेड रेड है वो प्रोटॉन है। तो वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे थे कि एक जो ये जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन रहते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो वो अपने स्ट्रक्चर में यही बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो एटम में एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब साथ ही में रहते हैं। और जो ये रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन से पूरा घिरा हुआ रहता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये सीड्स वाला पार्ट है, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, वो सारे इलेक्ट्रॉन है, और जो ये रेड वाला पार्ट है वो सारे प्रोटॉन से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आगे चल के उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में ये भी कहा था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेड इन। तो मतलब उन्होंने कहा था एटम होता है वो एक स्पेयर होता है, जो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है, जो कि एटम से गड़ा हुआ होता है। ठीक है, एटम जिसमें कि गड़े हुए होते हैं उस स्पेयर में, और वो जो एक स्पेयर होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पूरा एक स्पेयर होता है, जिसको कि उसने एटम्स का एक डिस्क्राइब किया था कि एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होगा, जैसा कि आप वाटरमेलन में भी देख सकते हैं। एक जो स्पेयर होगा वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो एम्बेडेड होंगे, यानी कि गड़े हुए होंगे बीच बीच में, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। फर्दर यही एग्जाम्पल दिया गया था इसमें भी। आप इसको बिस्किट्स को देख सकते हैं, जो बीच में इसमें जो चॉकलेट गड़े हुए हैं उनका भी एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने समझाया था कि जैसे कि कुकी में ये एक पूरा कुकी जो है एक पॉजिटिवली चार्ज कुकी है, और इसमें जो चॉकलेट गड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका ये एक मॉडल था। ठीक है, और उन्होंने अपने मॉडल से समझाया था कि कैसे एक स्पेयर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे चल के इनके भी जो ये जो थ्योरी था उसमें लिमिटेशंस आए, क्योंकि ये नहीं समझा पोस्टुलेट में ही कहा था कि एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन्होंने पूरा काम ही आसान कर दिया था। इन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिवली है जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करके ये स्टेबल कर दिया था, पूरा एटम को इन्होंने स्टेबल बता दिया था। तो बहुत ही आसान काम इन्होंने कर दिया था, तुरंत बिना कोई रिसर्च उसर्च के कह दिया था कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसी तरह से इन्होंने पूरा एक एटम को स्टेबिलिटी के मामले में पूरा एक कंफर्मेशन दे दिया था कि एक पूरा एटम स्टेबल है। आगे चल के इनके लिमिटेशंस आए, तो चलिए जानते हैं इनके लिमिटेशंस के बारे में। अब उनके बहुत सारे लिमिटेशंस भी आए, तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या उनके लिमिटेशंस थे। तो सबसे पहला लिमिटेशन था उनका, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बिकॉज इज मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ ए पॉजिटिवली चार्ज hold negatively charged electron in an atom. Therefore, this theory also failed to account for the position of nucleus in an atom. मतलब कह रहे हैं कि वो नहीं समझा पाए थे कि एक जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज जो आपका प्रोटॉन होता है, उस समय तो प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, तो वो नहीं समझा पाए थे कि प्रोटॉन का पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और सेंटर ऑफ एटम के बीच में मतलब कि एग्जिस्ट करता है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो इस चीज़ को नहीं समझा पाए थे। और न्यूक्लियस के बारे में भी वो नहीं बता पाए थे कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में मिल करके रहते हैं। तो ये चीज़ वो नहीं समझा पाए थे। उन्होंने डायरेक्टली एक मॉडल दिया था, प्लम पडिंग मॉडल, जिसमें कि उन्होंने एक तरबूज से कंपेयर किया था और कहा था जो लाल वाला हिस्सा तरबूज का होता है वो प्रोटॉन का काम करता है, और जो उसमें बीज गड़े हुए रहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन से उन्होंने कंपेयर करके बता दिया था, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग था, और वो ये चीज़ को नहीं समझा पाए थे कि पोजीशन क्या है प्रोटॉन का। ठीक है, और कैसे एक प्रोटॉन होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये चीज़ वो नहीं समझा पाए थे। दूसरा क्या हुआ था, थॉमसन मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई ए थिन मेटल फॉइल। ठीक है, अब रदरफोर्ड के द्वारा एक थिन फॉइल, जो कि गोल्ड फॉइल हम कह सकते हैं, उसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया था। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। ठीक है, एक पता लगाया था कि एक एटम्स के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
तो वो चीज़ के बारे में भी जे जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कि वो एक्सपेरिमेंट के बारे में भी ये बता नहीं पाए थे। और सबसे बड़ा इनका डिमेरिट ये था कि इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था जो कि इनकी थ्योरी को सपोर्ट करे, ठीक है। तो इन सारे कारण के वजह से इनके इतने सारे लिमिटेशंस भी सामने निकल कर के आए। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।